हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग इमॉर्टल गॉड वू शेंग से पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन उसने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी, क्योंकि लिन फेंग ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने यहाँ पे हार मान ली तो वो अपनी बेटी को कभी भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो वहाँ पे खुद को अपनी डिमोनिक मास्टर सोल बॉडी के साथ मर्ज करते हुए एक डेवल लॉर्ड बन के आता, जिसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़कर इमॉर्टल गॉड वू शेंग का मुकाबला करने लगा था। इस बार लिन फेंग इमॉर्टल गॉड वू शेंग को वहाँ पे टक्कर तो दे पा रहा था, पर अभी तक भी वो वहाँ पे उसे पूरी तरह से हरा नहीं पा रहा था, जो देखकर गॉडेस लू वहाँ पे परेशान होकर जल्दी से अपने पास एक फॉरबिडन स्टोन को बाहर निकाल कर वार गॉड मंकी किंग को वहाँ पे बुलाती है। असल में वार गॉड ने गॉडेस लू को सच्चा से वादा किया था कि उनका क्लैन जब भी किसी मुसीबत में हुआ वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा, और अपने इसी वादे को पूरा करते हुए मंकी किंग वहाँ पे आ चुका था, जिसे देखकर तो बेचारे इमॉर्टल गॉड वू शेंग की हवा ही वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी खतरनाक बैटल वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मंकी किंग अपनी गॉड स्टिक का इस्तेमाल करके इमॉर्टल गॉड वू शेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उससे कहते हैं, अब जरा मेरे इस अटैक का मजा चखो। वहीं मंकी किंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर बेचारा इमॉर्टल गॉड वू शेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए अपनी पावरफुल मास्टर सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है, और अपनी उसी पावरफुल मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वो मंकी किंग के खतरनाक हमले को रोकने की कोशिश करने लगा था। पर मंकी किंग का वो पावरफुल अटैक उसकी सो कॉल्ड पावरफुल मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे ऐसे डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे कि वो उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो देखकर तो बेचारे इमॉर्टल गॉड वू शेंग का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी मास्टर सोल बॉडी इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि अपनी इस मास्टर सोल बॉडी को उसने अपनी सोल को बंद करते हुए बनाया था, और यही सोचकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा था, पर पीछे की तरफ मौजूद लिन फेंग उसे वहाँ पे भला इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाला था। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को वहीं पे जकड़ लेता है, और गोल्ड रूम में उससे कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम यहाँ पे मुझसे बचकर भाग जाओगे? लिन फेंग की ये बात सुनकर बेचारा इमॉर्टल गॉड वू शेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था, पर वो वहाँ पे कुछ सोच समझ पाता उससे पहले मंकी किंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने गॉड स्टिक से उसके ऊपर एक डेडली अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग के साथ टकराता है तो उसकी बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसके साथ ही इमॉर्टल गॉड वू शेंग का खेल वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया था, जो देखकर वार गॉड मंकी किंग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे। जबकि सामने की तरफ लिन फेंग का काम अभी भी बाकी था, क्योंकि उसकी बेटी मिंग फेंग अभी तक भी वहाँ पे अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई थी, जो देखकर लिन फेंग द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे भेजता है। पर द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को भी एक खतरा समझकर मिंग फेंग की मास्टर सोल एक्टिवेट होते हुए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है, जिसके चलते द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क मिंग फेंग की बॉडी के पास जा ही नहीं पाती। जबकि द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क से निकलने वाले ऑरा को महसूस करके वार गॉड मंकी किंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये ऑरा तो मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, क्या इसके अंदर भी कोई सेज लेवल का गॉड मौजूद है? जबकि ये सब देखकर सामने की तरफ मौजूद लिन फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, इसकी मास्टर सोल बॉडी तो मेरे बॉटल किंग लेवल के टायर को भी सप्रेस कर रही है, अब मैं क्या करूं? लेकिन ये कहने के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग का गुस्सा भी वहाँ पे लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और अपने इसी गुस्से के चलते उसके ऊपर डार्क पावर्स और भी बुरी तरह से हावी होने लगी थी, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं, नहीं लिन फेंग, इन डार्क पावर्स को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने देना, अपने दिल को साफ रखो और जितना हो सके इन डार्क पावर्स से दूर रहने की कोशिश करो। ये धीरे धीरे तुम्हें डिमोनिक पाथ की तरफ ले जा रही है। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो डार्क पावर्स उसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि लिन फेंग को वहाँ पे अपने सर में भी पेन होना शुरू हो गया था, और अचानक से ही वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये कहते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी से वहाँ पे एक साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद तो लिन फेंग वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बहुत ही तेजी के साथ मिंग फेंग की मास्टर सोल का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे लिन फेंग वहाँ पे उसके पास पहुंचता है तो वो मास्टर सोल वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की बजाय उल्टा धीरे धीरे वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी को अपने अंदर लेते हुए अपनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को लिन फेंग की बॉडी के अंदर भेजने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग की प्योर ब्लड लाइन भी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पे एक साथ दो काम होते हैं। पहला तो लिन फेंग का डिमोनिक ऑरा खुद ब खुद ही वहाँ पे खत्म होने लगा था, और दूसरा उसकी ब्लड लाइन ने उस फीनिक्स मास्टर सोल को डिवोर करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर समा रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वो डिमोनिक ऑरा वहाँ पे घटता चला जा रहा था, और ऐसा होते ही लिन फेंग भी अपने असली रूप में आने लगा था। और जब लिन फेंग वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो वहाँ पे एक भी पल ज़ाया किए बगैर जल्दी से आगे बढ़ता हुआ अपनी बेटी मिंग फेंग के पास आ गया था, और उसकी बॉडी को उठाकर जल्दी से उसे वहाँ पे होश में लाने की कोशिश करने लगा था। पर एक साथ वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनलाइज करने की वजह से बेचारी मिंग फेंग की सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जबकि लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर मंकी किंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होते हुए यहाँ पे इस तरह से बीच में आने की? वहीं लिन फेंग भी मंकी किंग की पावर्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है, तो ये है इमॉर्टल किंग लेवल से भी ऊपर की पावर। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे मंकी किंग से कुछ भी कह पाता उससे पहले गॉडेस लू वहाँ पे बीच में आकर मंकी किंग वार गॉड का शुक्रिया अदा करते
हुए कहती है, वारकोड, आपने जो यहाँ पे आकर हमारी मदद की है उसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं जानती हूँ आपको यहाँ पे आने के लिए कुछ बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी होगी, इसलिए हमारा गॉडेस ल्यू क्लैन आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलेगा। गॉडेस ल्यू की ये बात सुनकर वारगोड मंकी किंग उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मैं पिछली बार भी तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया था, जिसका मुझे आज तक पछतावा है, इसलिए अपने उस गिल्ट को दूर करने के लिए मुझे यहाँ पे तुम लोगों की मदद के लिए आना ही पड़ा। और सच कहूँ तो मेरे उस गिल्ट के सामने ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं थी। और ये कहकर मंकी किंग खुद ही वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है लड़की, अब हमारा सारा पुराना हिसाब किताब क्लियर हुआ। मंकी किंग की ये बात सुनकर लिन फेंग भी उन्हें वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, सीनियर, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके ही चलते मैं अपनी बेटी को बचा पाया, अगर आप सही समय पे ना आते तो शायद अब तक मैं अपना सब कुछ खो चुका होता। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे खुश होते हुए एक बार फिर से हंसने लगा था। लिन फेंग की ये बात सुनकर मंकी किंग वहाँ पे हंसते हुए उससे कहते हैं, बच्चे बच्चे चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए ना भी आता तो तभी तुम्हें बचाने के लिए काफी सारे लोग मौजूद थे। मंकी किंग तो वहाँ पे फ्लो में लिन फेंग को सारी सच्चाई बताते जा रहे थे, इसलिए थंडर ड्रैगन वहाँ पे जल्दी से द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क से बाहर आकर मंकी किंग से मिलते हुए उससे कहते हैं, मंकी किंग मेरे दोस्त, हमें मिले हुए तो काफी ज्यादा समय गुजर गया, कैसे हो तुम? वहीं थंडर ड्रैगन को अपने पास देखकर मंकी किंग भी वहाँ पे खुश होते हुए उससे कहते हैं, ओल्ड सिल्वर ड्रैगन, तुम भी यहाँ पे मौजूद हो, मुझे लगा ही था, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा जाना पहचाना और महसूस हो रहा था। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें मिले हुए वाकई काफी समय गुजर गया, पर तुम हॉगविंग फैमिली को छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहे हो? लास्ट टाइम तो तुम उन्हें चेज कर रहे थे। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, मंकी किंग मेरे दोस्त, तुम हमेशा की तरह अभी भी बहुत ज्यादा बोलते हो। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे मंकी किंग की बॉडी को गौर से देखते हुए कहता है, तुम्हारी सोल तो ऑलरेडी इमॉर्टल किंग लेवल को सरपास कर चुकी है, इसका मतलब है कि तुम्हारी ट्रू बॉडी काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर मंकी किंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ट्रू बॉडी काफी जल्दी रिकवर हो रही है, जबकि मेरे मुकाबले में तुम्हारी रिकवरी काफी ज्यादा स्लो चल रही है। मुझे लगता है कि अब तुम वाकई ही बूढ़े हो चुके हो। मंकी किंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे उसके आसपास घूमते हुए वहाँ पे अपना गुस्सा जाहिर करने लगा था, जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अरे मैं तुम्हें एक बात तो बतानी भूल ही गया, कुछ समय पहले ही मेरा तुम्हारे दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ था और वो भी अपनी सोल को वेंडिलेटिव मोटर रियलम तक पहुंचा चुका है। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे हैरान होते हुए उससे कहते हैं, क्या ये कब हो गया? क्या वाकई ब्लैक हील वेंडिलेटिव मोटर रियलम तक खुद को रिकवर कर चुका है? जिसपे मंकी किंग वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो ब्लैक हील तुम्हारी रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को हर तरफ ढूंढ रहा है ताकि वो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही उन्हें ऑब्जर्व करके अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सके। मंकी किंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, उस बास्टर्ड ब्लैक हील को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा गिर जाएगा। उसने ना सिर्फ हमारे एंसेस्टर ड्रैगन वर्ल्ड को धोखा दिया था, पर अब मुझे भी धोखा देते हुए मेरे रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को निशाना बना रहा है। ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे थंडर ड्रैगन की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि साबित कर रहा था कि वो ब्लैक हील से कितना ज्यादा गुस्सा है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग और गॉडेस ल्यू को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ड्रैगन किंग से कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी के लिए ब्लैक हील नार्क रियलम के अंदर काम कर रहा है, जहाँ पे काफी सारी इवल पावर्स की नजर उसके ऊपर है, हर कोई उसे अपने साथ मिलाना चाहता है। अगर वो किसी भी डार्क पावर के साथ हाथ मिला लेता है तो तुम सोच भी नहीं सकते वो किस हद तक खतरनाक हो जाएगा। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए थंडर ड्रैगन से कहते हैं, पर मेरे दोस्त तुम भी कम लकी नहीं हो, तुमने भी इस बार अपने लिए काफी अच्छा मास्टर ढूंढा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे सीनियर के डिसेंडेंट्स को इतनी आसानी से ढूंढ लोगे, और तुमने तो सिर्फ उसे ढूंढा ही नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम भी कर रहे हो, काफी ज्यादा चालाक हो तुम। वहीं मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मंकी किंग कौन से सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं थंडर ड्रैगन भी मंकी किंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम वाकई इसके एंसेस्टर को जानते हो? जबकि नीचे की तरफ लिन फेंग खुद भी मंकी किंग से कहता है, माफ कीजिएगा सीनियर, कि मेरे एंसेस्टर असल में है कौन? लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे हंसते हुए उससे कहता है, बच्चे ये हेवन के एक बहुत बड़ा राज है जिसे अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा मायूस हो गया था। जबकि ऊपर की तरफ थंडर ड्रैगन वहाँ पे मंकी किंग से कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम हेवन की बातें कब से मानने लग गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हें हेवन से डर लगने लगा है? जिसपे मंकी किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सीनियर का अपना प्लान है और मैं एक पल के लिए हेवन के खिलाफ तो जा सकता हूँ, पर सीनियर के खिलाफ जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। ये सब कुछ उनका ही प्लान है जिसमें मैं तो क्या कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, अब बस भी करो, तुम और कितनी ज्यादा एक्टिंग करोगे? मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर ये सब और ज्यादा मिस्टीरियस बना रहे हो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ मौजूद लिन फेंग थंडर ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर क्या आप इस सब के बारे में कुछ जानते हैं? जिसपे थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उसे बताता है
कि मंकी किंग ने यहाँ पे मोटल गॉड वूशन को मारने के लिए अपनी जिस पावर का इस्तेमाल किया था वो उसकी 1% भी पावर नहीं है और अभी तो उसकी ट्रू बॉडी भी यहाँ पे नहीं आई। तो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मंकी किंग कितना ज्यादा पावरफुल होगा। पर अगर वो किसी से डर रहा है तो मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके एंसेस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं जिनके खिलाफ मंकी किंग भी नहीं जाना चाहता। पर ये सब सोचते हुए अचानक से लिन फेंग की नजर वहाँ पे अपनी बेटी मिंग फेंग के ऊपर पड़ती है जो कि अभी तक भी वहाँ पे अनकॉन्शियस थी। जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहते हैं ये लड़की अभी भी बहुत ज्यादा छोटी है और उसके बावजूद भी इसकी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इमोर्टल किंग रियलम की पावर्स को चैनलाइज किया गया जिसके चलते इसकी सोल काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है जिसे ठीक कर पाना अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे अपनी हेमल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेमल एनर्जी के एक छोटा सा टुकड़ा मिंग फेंग के सोल रियलम के अंदर डालते हुए कहते हैं ये एनर्जी वाकई हेमन से बिलोंग करती है जो कि इस लड़की की सोल को एक ही झटके के साथ ठीक कर देगी। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे वो एनर्जी वहाँ पे मिंग फेंग की बॉडी के अंदर जाती है तो कुछ ही पलों के अंदर अंदर मिंग फेंग को वहाँ पे होश आ जाता है। और जैसे ही उसे वहाँ पे होश आता है तो उसकी नजर सबसे पहले वहाँ पे अपने सामने बैठे हुए लिन फेंग के ऊपर पड़ती है जबकि लिन फेंग भी अपनी बेटी मिंग फेंग को वहाँ पे होश में आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं बेचारी मिंग फेंग अपना सर पकड़ते हुए कहती है मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। जबकि लिन फेंग वहाँ पे एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए मिंग फेंग से कहता है मिंग फेंग मेरी बच्ची तुम्हें होश आ गया, मैं तुम्हारा फादर हूँ। अब जैसे मिंग फेंग को वहाँ पे एहसास होता है कि वो अपने फादर की गोद में है तो वो जल्दी से फादर चिल्लाते हुए अपने फादर के गले लग जाती है जिसके बाद वो वहाँ पे रोते हुए कहती है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है नहीं मेरी बच्ची ये कोई सपना नहीं है। जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे अपनी दूसरी बेटी मिंग फेंग को भी वहाँ पे बाहर निकाल लेता है जिसकी नजर जैसी वहाँ पे अपनी छोटी बहन मिंग फेंग के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से वहाँ पे लिटिल सिस्टर चिल्लाते हुए जाकर सीधा मिंग फेंग के गले लग जाती है और दोनों ही बहनें वहाँ पे एक दूसरे से मिलकर रोने लगी थी। जहाँ पे मिंग फेंग उससे माफी मांगते हुए कहती है मेरी बहन मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। जिसपे मिंग फेंग उससे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है नहीं नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और जो होना था वो तो हो गया, देखो अब मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ पे अपनी बड़ी बहन मिंग फेंग के आंसू भी साफ कर देती है और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे अपने आने का मकसद भी याद करवाते हुए कहती है भूलो बात, हम यहाँ पे अपने डैड को ढूंढने के लिए आए थे ताकि वो हमारे साथ चलकर उन बुरे लोगों से मिंग कियान और हमारी माँ को बचा सके। मिंग फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग शेन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए हमें अपना सर हिला देती है। जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे मंकी किंग का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहता है शुक्रिया सीनियर, मैं लिन फेंग आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगा। और अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं तुम्हें इस मंकी का शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे अपने मतलब के लिए सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था क्योंकि ये मंकी जानता है तुम्हारे पीछे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद है, इसलिए बस ये यहाँ पे तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था ताकि फ्यूचर में ये इस बात का फायदा उठा सके। थंडर ड्रैगन और मंकी किंग की नोकझोंक को देखकर लिन फेंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है जबकि मंकी किंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है बुढ़ाऊ ड्रैगन, मुझे लगता है तुम बुढ़ापे में आकर सठिया गए हो जो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो। हम दोनों की मुलाकात किस्मत में लिखी हुई थी और तुम्हें ये जानकर भी बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि किस्मत लिखने वाला भी इस पर्सन के बहुत ज्यादा क्लोज है। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है अपनी इस मुलाकात के चलते मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे अपनी टांग से कुछ निकालने लगा था जो देखकर लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी दोनों बेटियों की आंखों के ऊपर हाथ रख देता है ताकि वो दोनों मंकी किंग की इस हरकत को ना देख सके। खैर मंकी किंग अपनी टांग से एक फीदर को निकालकर उसे वहाँ पे लिन फेंग को देते हुए कहता है मेरे इस फीदर का इस्तेमाल करके तुम कभी भी मेरी स्पिरिट फॉर्म को यहाँ पे समन कर सकते हो, पर याद रखना मेरा ये बल सिर्फ तब तक ही काम करेगा जब तक तुम होंग हुआंग बर्ड के अंदर मौजूद हो। अब जब लिन फेंग वहाँ पे इस फीदर को देखता है तो वो तो मंकी किंग का बाल था जिसे लिन फेंग भी वहाँ पे बुरा सबूत बनाकर लेते हुए कहता है थैंक यू सीनियर, मैं ये बात याद रखूंगा। और ये कहते हुए लिन फेंग ने इस बाल को वहाँ पे अपने पास रख लिया था और अब क्योंकि मंकी किंग का काम वहाँ पे खत्म हो चुका था तो इसलिए वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक वॉइड गेट पोर्टल को बना देता है। और पोर्टल के अंदर जाने से पहले मंकी किंग एक आखिरी बार लिन फेंग को अलविदा करते हुए कहता है बाय बाय यंग मैन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी हम दोनों मिलकर 3000 से भी ज्यादा वाइन की गिलासेस को खत्म करेंगे। अब मेरे जाने का समय हो गया है। और ये कहकर मंकी किंग सीधा वहाँ पे इस पोर्टल के अंदर चला गया था। यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि मंकी किंग वहाँ पे गोडेस लियो के बुलाने पर नहीं बल्कि लिन फेंग के असिस्टेंट के भेजने पर यहाँ पे आया था। खैर इसके पीछे अब क्या कहानी है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जबकि मंकी किंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर लिन फेंग वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहता है न जाने मैं इस पावर लेवल तक कब पहुंचूंगा। पर लिन फेंग कहाँ जानता था उसकी किस्मत में तो मंकी किंग से भी महान बनना लिखा
है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें यूनमिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किन यू की मंगनी होने जा रही थी और 2 लड़कियां वहाँ पे उसके कमरे में आकर उसे तैयार कर रही थी और आई किन यू दिखने में वाकई बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी पर उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। तभी उसकी माँ भी वहाँ पे उसके पास आती है जहाँ अपनी माँ को देखकर वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे, जो देखकर उसकी माँ जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास आते हुए कहती है, मेरी बच्ची किन यू, बहुत जल्द तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी होने जा रही है। अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन यू वहाँ पे एक तंजीर संभाल करते हुए कहती है, मिंगटियान को 3 महीनों के लिए फॉरबिडन एरिया के अंदर ट्रैप कर दिया गया। ऊपर से मेरे दोनों बेटियां मिंगफेंग और मिंगचेंग भी लापता है और उस सब के बावजूद भी आप मेरी मंगनी करवा रही है, तो इस सब के चलते भला मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। किन यू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उसकी माँ भी वहाँ पे उदास होते हुए उससे कहती है, ये शादी दोनों फैमिलीज को इकट्ठा करने के लिए की जा रही है जिसमें दोनों फैमिलीज को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए तुम्हारे पिता और मैं दोनों मजबूर हैं। हम दोनों इस शादी को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते, पर अगर तुम इस तरह से उदास रहोगी तो हमें और भी ज्यादा बुरा फील होगा। और रही बात मिंगचेंग और मिंगफेंग की, तो उन्हें ढूंढने के लिए हम ऑलरेडी अपने लोगों को भेज चुके हैं और ऊपर से उनके पास डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट्स भी तो है जिसके चलते उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उन दोनों के बारे में तो तुम चिंता करो ही मत। जिस पे किन यू वहाँ पे रोते हुए कहती है, 3 महीने हो गए उन्हें घर से गए हुए, अगर वो दोनों ठीक ठाक होती तो अब तक वो दोनों वापस घर आ चुकी होती। किन यू की ये सारी बातें सुनकर जैसे उसकी माँ वहाँ पे उसके पास जाने की कोशिश करती है तो किन यू वहाँ पे गुस्सा होते हुए उनसे कहती है, अभी के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पे अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज आप चली जाए यहाँ से। किन यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी माँ की आंखों में भी वहाँ पे आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए किन यू से कहती है, अगर हमें पता होता कि आगे चलकर यहाँ पे ये सब होने वाला है तो मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर कभी भी टाइसेट से वापस आते ही नहीं। और ये कहते हुए उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल रियलम के अंदर अचानक से वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है और हमें वहाँ पे गॉडेस लुओ की आवाज सुनाई देती है जो कि लिनफेंग और बाकी सभी को अलविदा करते हुए उनसे कहती है, मैं जानती हूँ कि अभी के लिए आप लोगों का स्पिरिचुअल रियलम के अंदर जाना जरूरी है क्योंकि अब वहाँ पे बैटल का समय आ चुका है, इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम लोग और ज्यादा समय तक आपको यहाँ पे रोक के रखें। और ये कहकर गॉडेस लुओ वहाँ पे लिनफेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, पर प्लीज आप हमारे एग्रीमेंट को भूलिएगा मत, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी जर्नी अच्छी हो। और ये कहते हुए गॉडेस लुओ वहाँ पे लिनफेंग को अलविदा कह देती है, जिसके बाद लिनफेंग भी अपने वॉइड गेट पोर्टल से होता हुआ सीधा वहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ आते साथ ही शाओटियन गॉडेस लुओ की बुराई करते हुए कहता है, गॉडेस लुओ तो बहुत ही ज्यादा कंजूस निकली, उसने हमें और ज्यादा अपने होली लैंड के अंदर प्रैक्टिस करने ही नहीं दी, अब हमें खुद को पावरफुल बनाने के लिए इमॉर्टल फ्रूट्स का ही सहारा लेना होगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी विचुअल गॉड रियलम के 8 लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। शाओटियन के पीछे पीछे वो एल्डर भी वहाँ पे बाहर आते हुए कहता है, लिनफेंग तुम्हारी वजह से मैं भी विचुअल गॉड रियलम के 6 लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया, अगर तुम मुझे ना मिले होते तो शायद मैं लाइफ टाइम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। जिस पे लिनफेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं आपको ट्रू गॉड रियलम में भी ब्रेक थ्रू करवा दूंगा। और अभी लिनफेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे गार्डियन गॉड की आवाज सुनाई देती है, तुम लोग आउटर वर्ल्ड से ट्रेस को लेकर अपने साथ आए हो जिन्हें स्पिरिचुअल रियलम के अंदर लाना मना है, उसके लिए अब तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और ये कहते हुए गार्डियन गॉड गुस्से से वहाँ पे लिनफेंग को घूरने लगा था, जिससे देखकर लिनफेंग भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक बार फिर से मेरे रास्ते में आ गए। और लिनफेंग कैसा कहते ही हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।